हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फासिज्म के अंदर व्हाट इज कॉर्पोरेटिज्म। बेसिकली हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिए हैं फासिज्म के अंदर एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ फासिज्म। सो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले तो जाइए एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए सो दैट आपको एटलीस्ट फासिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, वो चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है, मीनिंग क्लियर नहीं है, तो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख के आइए एंड फिर इस पार्ट 3 को कंटिन्यू कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि हम कॉर्पोरेटिज्म देखने वाले हैं फासिज्म के अंदर। तो अब फासिज्म में ये कॉर्पोरेटिज्म है क्या? तो कॉर्पोरेटिज्म इज बेसिकली अ सिस्टम जहां पर लोगों को ग्रुप किया जाता है, उनके जॉब्स, उनके प्रोफेशन, उनके रोल्स क्या है इकोनॉमी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वहां पे लोगों को ग्रुप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स, बिजनेसमैन, ऑनर्स, फार्मर। तो ये जितनी भी कैटेगरीज है इन सब में, जैसे वर्कर्स, जो वर्कर्स है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो बिजनेसमैन है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे यहाँ पर लोगों को ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स और रोल्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, और इन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है कॉर्पोरेशंस, और इन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है कॉर्पोरेशंस। और ये जो कॉर्पोरेशंस होते हैं ये वर्क करते हैं अंडर द स्टेट, मतलब स्टेट के अंडर वर्क करते हैं। मतलब स्टेट इज सुप्रीम, जैसा कि हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्टेट को सुप्रीम कंसिडर किया गया। ये सारे कॉर्पोरेशंस जो है अंडर द स्टेट वर्क करते हैं। किस लिए वर्क करते हैं? ताकि वेजेस को मैनेज कर सके, वर्किंग कंडीशंस को मैनेज कर सके एंड प्रोडक्शन को मैनेज कर सके। ठीक, कितनी वेजेस होनी चाहिए, वेजेस मतलब सैलरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहनी चाहिए, जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए कैसी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये सब मैनेज कर पाए। तो इस वजह से ये जो कॉर्पोरेशंस होते हैं ये अंडर द स्टेट वर्क करते हैं टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। तो आई होप आपको एक कॉर्पोरेटिज्म का मतलब समझ में आया होगा। अब एक वर्क कैसे करता है वो चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। तो फासिज्म के अंदर है हायरार्की। अब बेसिकली हायरार्की मतलब क्या होता है? हायरार्की मतलब होता है काइंड ऑफ स्टेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज पे आता है इंडिविजुअल्स। ठीक है, जितने भी रेगुलर पीपल होते हैं वो एकदम बॉटम लेवल पे होते हैं। ठीक है, और उनकी जो नीड्स ऑफ फ्रीडम होती है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट होती है देन द गोल्स ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल। लोगों की जो ज़रूरतें हैं या वांट्स है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेट के गोल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बोली। तो इंडिविजुअल सबसे बॉटम लेवल पे आते हैं। देन उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेशन। एज आई टोल्ड यू, ये जो कॉर्पोरेशंस होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो लोगों को उनकी जॉब या उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप करती है। ठीक है, तो ये आते हैं मिड लेवल पे, मतलब सेंटर लेवल पे आते हैं ये। ठीक है, सबसे बॉटम लेवल पे है इंडिविजुअल्स, देन आ रहे हैं कॉर्पोरेशंस। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में एज अ लिंक का काम करते हैं कॉर्पोरेशंस। एंड सबसे टॉप लेवल पे अब हमारे कौन आता है? तो सबसे टॉप लेवल पे आता है स्टेट। दैट मीन्स वो कंप्लीट नेशन। तो स्टेट जो है वो सबसे टॉप लेवल पे आता है और उसके पास फुल कंट्रोल होता है सब चीजों के ऊपर, इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेशंस। इवन कॉर्पोरेशंस के ऊपर भी स्टेट का कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जो कॉर्पोरेशंस है वो वर्क करते हैं अंडर द स्टेट। तो हमने सबसे टॉप लेवल पे बोला स्टेट, देन कॉर्पोरेशंस, देन इंडिविजुअल्स। तो ये एक हायरार्की है फासिज्म के अंदर। हायरार्की मतलब काइंड ऑफ स्टेजेस में या लेवल्स में होना, ऊपर नीचे होना, कि टॉप पे ये है, मिड में ये है, बॉटम में ये है। तो दैट इज व्हाट हायरार्की मीन्स। ओके, सो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी कि इंडिविजुअल का लेवल कौन सा है, कॉर्पोरेशंस का कौन सा लेवल है, स्टेट का कौन सा लेवल है। ओके, अब इन कॉर्पोरेशंस का रोल क्या होता है वो चीज अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल आता है कॉर्पोरेशंस का कि ये क्या करते हैं? वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयर्स को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। वो सारे वर्कर्स और वो सारे एम्प्लॉयर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि सेम प्रोफेशन या सेम जॉब से हो या सेम इंडस्ट्री से हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बोली। सेकेंड आता है ये मैनेज करते हैं इश्यूज, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, लाइक वेजेस, वर्किंग आवर्स, प्रोडक्शन, वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल ऑफ दैट।
कि जितने भी ऐसे इश्यूज है कि वेजेस से रिलेटेड मतलब सैलरी से रिलेटेड कोई इशू हो गया या वर्किंग कंडीशन या वर्किंग आवर्स से रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो ये सब कौन मैनेज करते हैं? ये कॉर्पोरेशंस मैनेज करती है। एंड इनका एक और रोल ये है कि इनको क्या करना होता है, इन कॉर्पोरेशंस को बेसिकली वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, अगर कोई फाइट हो गई, तो ऐसे में आपको उस फाइट को स्टॉप करना होगा, उस फाइट को रोकना होगा। आपको क्या कोशिश करनी होगी कि वो लड़ाई झगड़ा ना करे एंड बहुत कॉर्पोरेशन के साथ काम करे, कि सब साथ में मिलकर काम करे। हालांकि कॉर्पोरेशंस को जो स्टेट ने बोला है वो ही फॉलो करना है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते, मतलब काइंड ऑफ अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। जैसा स्टेट ने बोला है बिल्कुल वैसा ही कॉर्पोरेशंस को आगे करना होगा, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। तो ये था रोल ऑफ कॉर्पोरेशंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एकदम ईजी है कि उनको क्या क्या मैनेज करना है, उनको फाइट से स्टॉप करनी है, उनको जो है ऑर्गेनाइज करना है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एंड उनको केवल जो स्टेट ने बोला है उसी को फॉलो करना है। दे कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कि खुद से अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेट कंट्रोल की, कि स्टेट कैसे कंट्रोल करता है इन कॉर्पोरेशंस को। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशंस में वो ही लोग अलाउड है जो कि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक ट्रेड में या प्रोफेशन में, तो वो ही लोग कॉर्पोरेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करा गया है बाय द स्टेट। तो ये चीज हमने फर्स्ट पॉइंट में बोली। नाउ द सेकंड थिंग इज कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कॉर्पोरेशंस को कैसे ऑपरेट करना है, उन्हें कैसे काम करना है या उन्हें कैसे काम करवाना है, तो वो सब चीजें भी स्टेट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट जो है कंट्रोल कर सकता है इस चीज के रिगार्डिंग डिसीजंस कि वेजेस कितनी होनी चाहिए या कंपनी को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये सब चीजें कौन रेगुलेट करेगा? स्टेट रेगुलेट करेगा। मतलब बेसिकली स्टेट बता देगा कॉर्पोरेशंस को कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा वेजेस नहीं होनी चाहिए, तो कॉर्पोरेशंस को भी वही चीज आगे बोलनी पड़ेगी। वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, सो दे कांट चेंज द डिसीजन ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि स्टेट जो है और किस चीज में इंटरफेयर करता है, तो डिस्प्यूट्स को सेटल करने में भी जो है स्टेट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। मतलब कोई वाद विवाद हो गया या फिर कोई लड़ाई हो गई, तो उसको सेटल करने में, उसको रोकने में भी स्टेट कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकता है। जैसे कि अभी हमने बोला था ऊपर कि कॉर्पोरेशंस को क्या करना होता है, उनको डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना होता है, उनको शांत करवानी पड़ती है लड़ाई को। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशंस के अलावा स्टेट भी चाहे तो डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स, और ये इंश्योर कर सकता है स्टेट कि सब लोग जो है उसके रूल्स को फॉलो करें। तो ये चीज हमने बात करी कि कैसे एक स्टेट जो है कंट्रोल करता है कॉर्पोरेशंस को, तो वो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब ये जो फासिज्म है पॉलिटिकल सिस्टम या ये जो फासिस्ट है, इन्हें कॉर्पोरेटिज्म इतना क्यों पसंद आता है? तो यहाँ पर कॉर्पोरेटिज्म को लाने का आइडिया क्या था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, उन्हें रिप्लेस किया जा सके। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी जहां पे उन्होंने दो क्लासेस बताई थी, ठीक है, एक वर्कर्स की एंड एक काइंड ऑफ ओनर्स की, ठीक है, उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक नेम्स दिए थे। तो यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि लोगों के बीच में काइंड ऑफ लड़ाई हो जाना। अब लोगों में वो क्लासेस बन रखी, इसको आप एकदम सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे कास्ट वाइज कहीं ना कहीं क्लास बना रखा है कि ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, ये मिडिल क्लास, ठीक है। तो वैसे ही उन क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, लड़ाई हो जाना, दैट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे इसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कॉर्पोरेटिज्म लेके आया गया। आई होप आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझ में आया हो कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जैसे मैंने बोला कि एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है कि बना दी जाती है, एक्चुअली होती नहीं है बट बना दी जाती है, जैसे कि दिस इज द अपर क्लास, दिस इज द मिडिल क्लास एंड दिस इज द लोअर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स। जैसे कि बहुत बार इकोनॉमिकली या सोशली इन बेसिस पे जो है डिवाइड कर दी जाती है क्लासेस, तो दैट इज क्लास। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली लड़ाई। तो उन क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, लड़ाई हो जाना, तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए जो है कॉर्पोरेटिज्म लेके आया गया कि अगर वर्कर्स या बिजनेस ऑनर्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो यहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कॉर्पोरेशंस को लेके आया गया। वो जो क्लासेस है दैट इज बिजनेस ऑनर वर्कर्स, ये सब कॉर्पोरेशन के साथ वर्क करे एंड वो उनकी लड़ाई को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। तो इसके लिए कॉर्पोरेशंस को लाया गया और इसका मेनली बेनिफिट किसे मिल रहा था? स्टेट को मिल रहा था।
क्यों स्टेट को मिल रहा था कि अगर क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी तो यहाँ पर लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और स्टेट के गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। बट अगर पता चला कि लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो स्टेट के गोल कभी जो है अचीव हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जब लोग ही कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो स्टेट के गोल्स कैसे अचीव होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई। ये रीजन था जिसके लिए कॉर्पोरेशंस को लाया गया। ठीक है, अब इस सिस्टम के साथ, इस कॉर्पोरेटिज्म वाले सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या थी? तो सबसे फर्स्ट चीज इज नो फ्रीडम। कोई फ्रीडम नहीं थी कि जो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस है वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे खुद से। हर चीज जो है स्टेट के अंडर कंट्रोल थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि कोई भी फ्रीडम नहीं थी इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस के पास, वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते थे एंड एवरीथिंग वॉज अंडर द स्टेट कंट्रोल। ठीक है, सेकेंड थिंग इज अनफेयर टू वर्कर्स, कि जो स्टेट है वो हमेशा क्या करता था, वो बिजनेस ओनर्स को ज्यादा फेवर करता था एज कंपेयर टू वर्कर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम था कॉर्पोरेटिज्म का वो वर्कर्स के लिए बहुत ही अनफेयर था। थर्ड थिंग इज फेक कॉर्पोरेशन। हालांकि कॉर्पोरेटिज्म में ये बोला गया कि सब मिलजुल कर काम करे, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, ये सब चीजें बोली गई। ठीक है, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्कर्स के राइट्स को जो है कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फेक कॉर्पोरेशन था। बोला तो ये गया था कि सब मिलजुल कर काम करो, ठीक है, सब बहुत ही कॉर्पोरेशन के साथ वर्क करो, बट कहीं ना कहीं वर्कर्स के राइट्स को इग्नोर कर दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं फेक कॉर्पोरेशन था। द लास्ट थिंग इज इनएफिशिएंसी। ये जो सिस्टम था कॉर्पोरेटिज्म का, इसने इनोवेशन को स्लो डाउन कर दिया था। कोई नए इनोवेशंस हो ही नहीं रहे थे बिकॉज हर चीज में स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। तो लोग अगर अपना माइंड चलाना भी चाहे, ठीक है, कुछ नया इनोवेटिव या कुछ क्रिएटिव आइडिया लाना चाहे, तो भी उसमें सबसे पहले स्टेट की आपको अप्रूवल लेनी पड़ती थी। हर चीज में स्टेट का इंटरफेरेंस होता था कि आप ये चीज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो स्टेट के ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से कहीं ना कहीं इनोवेशन जो है वो क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। तो अगर हम इसको एक नटशेल में समराइज करना चाहे तो जो फासिस्ट कॉर्पोरेटिज्म था वो एक ऐसा सिस्टम था जहां पे स्टेट कंट्रोल कर रहा है बिजनेस को और लोगों को, किसके थ्रू, कॉर्पोरेशंस के थ्रू। एंड इसने ये तो क्लेम किया था फासिस्ट कॉर्पोरेटिज्म ने कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को यूनाइट करेगा, बट इसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी एंड इंडिविजुअल की फ्रीडम्स या जो वर्कर्स के राइट है उन्हें इग्नोर कर दिया और उन्हें छीन लिया काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी फासिस्ट कॉर्पोरेटिज्म में। हमने यहाँ पे कॉर्पोरेशंस का रोल भी देखा, क्यों जो है फासिस्ट कॉर्पोरेटिज्म को लाइक करते थे वो भी देखा हमने। ठीक है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे कि क्या क्रिटिसिज्म था काइंड ऑफ कॉर्पोरेटिज्म का, एंड इसके हमने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स रहते रिगार्डिंग एनीथिंग और एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल या थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। एंड अगर हेल्पफुल या यूजफुल लगा ही है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन, एंड एज यू ऑलरेडी नो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल या यूजफुल लगती है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, and don't forget to hit that bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.